बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब प्रोविंस के हवाले से सीरीज़ का तीसरा प्रोग्राम आज आपके पेशे खिदमत है। बड़ी खुशकिस्मती है हमारे साथ के सीनियर जर्नलिस्ट और सराइकी तहरीक के जन्म से लेके अब तक की जितने भी मामलात हैं उन सब पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी जी सर, हालिया पेशरफ्त आपके सामने है कि पिछले पीर को सेनेट ऑफ द पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूदुल हसन साहब की जानिब से एक बिल लाया गया है साउथ पंजाब में सूबों के हवाले से, और अब उस पर डिबेट एक बार फिर चल पड़ी है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं और मेरे नाजरीन जानना चाहेंगे कि सराइकी तहरीक एक तो अब जो पिछले 3 अदवार से पीपल्स पार्टी के दौर से लेके और अब तक हम एक सूबे की बात सुनते हैं, इस सराइकी तहरीक का जन्म कब हुआ और कैसे कैसे फेजेस में होते हुए अब ये तहरीक इतनी मजबूत हो चुकी है कि हर पार्टी इस पर बात कर रही है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। पहली बात तो ये है कि मैं इस टर्म को इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो टर्म बिलअमूम इस्तेमाल की जाती है जनूबी पंजाब में। जनूबी पंजाब की टर्म को नहीं तस्लीम भी नहीं करता हूँ, मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ। ये एक सराइकी बेल्ट है, सराइकी वसेब है, और जो तारीखी एतबार से बहुत वसी है। मुगल दौर में ये खित्ता जो था 2 सूबों पर था। सिंध एक एंटिटी थी, एक लाहौर प्रोविंस था और एक मुल्तान प्रोविंस था। और मुल्तान प्रोविंस जो है ये मौजूदा सराइकी बेल्ट और उसके साथ कंधार के इलाके जो थे ये हिस्सा थे मुल्तान प्रोविंस का। कंधार में भी इस वक्त कंधारी के नाम से जो जुबान बोली जाती है वो यही सराइकी है जो हम बोलते हैं। अच्छा। और आपको ये आपके लिए हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सवात डिस्ट्रिक्ट की जो शहर की जुबान है वो पश्तो है और जो देहात की जुबान है वो सराइकी है, और उसको वहां पर कोहिस्तानी कहते हैं। कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में भी कोहिस्तानी बोली जाती है, जो कोहिस्तानी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सराइकी है जैसे आप और मैं बोलते हैं और आप और मैं समझते हैं। इस तरह से आप नीचे आए अगर मलाकंड से नीचे की तरफ सवाबी की तरफ और तख्त भाई से होते हुए गदू नवाजाई से होते हुए सवाबी नौशहरा और मर्दान और आगे आकर जहांगीरा तक जो आते हैं, शहरों में पश्तो बोली जाती है, देहात और मजाफात में सराइकी बोली जाती है। पेशावर के शहर में हिंद को और पश्तो बोली जाती है। पश्तो बहुत कम थी। पश्तो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले और अफगानों की आमद से पहले जो थी, पश्तो यहाँ पर मुश्किल से 20 और 25% के दरमियान थी, बाकी हिंद को थी। लेकिन शहर के मजाफात में जो खालसा जुबान के नाम से बोली जाती है वो सराइकी ही है। इसके अलावा डरा इस्माइल खान, बन्नू, टांक, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सराइकी बोली जाती है। बन्नू में शहरों की जुबान है और देहात में सराइकी बोली जाती है। अब इस तरह आते हैं मूसा खेल में, बारखा में, लोरानाई में, यहाँ सराइकी बोली जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप कच्ची की तरफ और सिब्बी की तरफ और जाफराबाद और उसके बाद जो है जाफराबाद से मुल्हक नसीराबाद में, यहाँ पर जो है वो सराइकी बोली जाती है। तो सराइकी हमारा दावा नहीं है, ना खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों के अलावा हमारा डेरा इस्माइल खान को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बना गया, एक टांक बनाया गया और डेरा इस्माइल खान, ये टोटल सराइकी एरियाज हैं और इसकी आबादकारी को हम तस्लीम नहीं करते हैं। यानी उनके आबाद होने वालों के वजूद से इनकार नहीं है, लेकिन उनकी आबादकारी की बुनियाद पर उसका जुग्राफिया और उसकी जुबान और उसकी तारीखी हैसियत बदलनी जाती है। वो बहरहाल सराइकी है। 1901 में इसको शामिल किया गया। डेरा इस्माइल खान को खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा सेटअप में 1901 में शामिल किया गया था। और बाकी जो रेस्ट ऑफ जो पंजाब के अंदर जो अजला हैं, 21 अजला, वो जो है रंजीत सिंह के हमले के बाद शामिल हुए और हमेशा से बहावलपुर एक अलग एंटिटी रही। बहावलपुर कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। तारीख में 1970 में, मार्च 1970 में जब याह्या खान ने
वो क्या 1 यूनिट को तोड़ा, तो बहावलपुर को शामिल कर दिया गया पंजाब के साथ। और अगरचे बहावलपुर में एक अलग इलेक्शन हो चुके थे और एंटिटी के तौर पर वहां पर वजीर आला भी मुकर्रर हुए थे, मखदूमजादा हसन महमूद, जो मखदूम महमूद के वालिद थे, वो मुंतखब हुए थे वजीर आला। लेकिन हम उस बुनियाद पर उसके सूबे की हैसियत को हम उसको इंजमाम करते हैं कि मुल्तान के साथ, डेरा गाजी खान के साथ, सरगोधा डिवीजन के साथ और साहिवाल डिवीजन के उन अजला के साथ जिनमें जो है वो उकाड़ा और उकाड़ा के अलावा पाक पत्तन ये इलाके शामिल हैं, तो हम इनको सराइकी इलाके का हिस्सा समझते हैं। मूवमेंट जो है उस वक्त शुरू हुई, आपको ये हम लोग कहते हैं कि जी ये 60s में शुरू हुई, 70s में शुरू हुई, 80s में शुरू हुई। एक्चुअल ये उस वक्त शुरू हुई जब 1955 में 1 यूनिट बनाया गया। तो 1 यूनिट के खिलाफ, अभी 1 यूनिट का ऐलान नहीं हुआ था, तो 1 यूनिट के खिलाफ एक एंटी 1 यूनिट महाज बना। उस महाज में पख्तून शामिल थे, बाचा खान शामिल थे, उस महाज के अंदर पीर साहब मानकी शरीफ शामिल थे, उस महाज के अंदर GM सैयद शामिल थे, उस महाज के अंदर अब्दुल समद खान अचकजई शामिल थे और सराइकी की नुमाइंदगी रियाज हाशमी कर रहे थे 1955 से। तो 1 यूनिट, हमारे 1 यूनिट के खिलाफ जो महाज बना था, वहां पर सराइकी ने एक अलग एंटिटी के तौर पर एंटी 1 यूनिट महाज में शिरकत की थी। तो यहां से इसका आगाज होता है। और फिर जब 1 यूनिट बन चुका और सराइकी इलाकों की जमीनों पर एक डाका पड़ा, बहुत बड़ा डाका पड़ा, और वहां से सेंट्रल पंजाब से बड़ी आबादी को शिफ्ट किया गया और उन्हें जमीनें अलाट की गई सराइकी बेल्ट के अंदर। ये लूट मार थी, ये वसाइल की लूट मार थी। 1 यूनिट बनाने की आड़ में एक तरफ बंगालियों को कहा जा रहा था कि हम इनको बैलेंस कर रहे हैं और हम पैरिटी ला रहे हैं, और दूसरी जानब ये कहा जा रहा, दूसरी जानब अमलन ये हो रहा था कि सिंध की और सराइकी बेल्ट की जरखेज जमीनों पर कब्जे किए जा रहे थे। और ये ब्यूरोक्रेसी और जनरल माफिया थी जो इन तमाम चीजों को बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत कब्जा कर रही थी इन वसाइल के ऊपर। और इन वसाइल को सराइकी इमाम अपने दिल से कबूल नहीं करते। उन लोगों की मौजूदगी पर हम एतराज नहीं करते अगर वो सराइकी बनकर हमारे साथ सराइकी मफादात के एक अलमबरदार के तौर पर सराइकी, जिस तरह राणा साहब कर रहे थे। नो डाउट मैं कहता हूं राणा साहब को इस लिहाज से, राणा महमूद हसन को इस लिहाज से खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने ये केस लड़ा। उन्होंने कहा कि अगर पंजाबियों के लिए पंजाब, सिंधियों के लिए सिंध, बलोचियों के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पठानों के लिए बन सकता है, तो सराइकियों के लिए सराइकिस्तान होना चाहिए। ये मुतालबा हमारे उस आबादकार दोस्त की तरफ से आया जिसने तारीखी तौर पर उनके आबा व अजदाद या उनकी पिछली नस्लें वो इस जोग्राफी में नहीं थी, लेकिन वो इस जोग्राफी को अपना हिस्सा मानकर ये मुतालबा लेकर आए हैं और इस पर बहस हो रही है। मैं ये समझता हूं कि आप उनको भी जी सवाल करें। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से इतना बड़ा, क्या आप इसको यूटर्न नहीं समझते? क्योंकि अभी जब ये एहतसाब अदालत में कार्रवाई चल रही थी तो बराह रास्त मैंने नवाज शरीफ से पूछा था कि क्या आप, अगर आपका नेक्स्ट टर्म आता है गवर्नमेंट में, तो आप क्या साउथ पंजाब एक अलग प्रोविंस बनाएंगे? क्या आप इसके हक में हैं? अभी नवाज शरीफ बोले ही नहीं थे कि साथ बैठी मरियम नवाज ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बनाएंगे। तो अब उनके ही सेनेटर की जानिब से ये बिल लाया जाना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून बड़ी मुखलिस हो गई है? उनका एक पार्टी की पॉलिसी लाइन चेंज हो रही नजर आ रही है आपको? हम बहुत अजीज दोस्त हैं एक दूसरे के, मैं और आप, लेकिन आपका नुक्ता नज़र और मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। पार्टी में रहते हुए भी लोगों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। अगर वो ये देखते हैं कि सराइकी बेल्ट पर मुजालिम हो रहे हैं, सराइकी बेल्ट के वसाइल छीने जा रहे हैं, अगर सराइकी जमीनों की बंदर बांट अब भी हो रही है, अगर वो ये देखते हैं कि यहाँ कॉलोनाइजेशन का अमल हो रहा है, तो वो खुद फील करते हैं ना। अब ओनरशिप जब आ जाती है, जब आप किसी खित्ते का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी ओनरशिप ले लेते हैं, तो राणा महमूद साहब का इस वक्त का मौक़िफ़ मैं ये समझता हूं कि पार्टी लाइन कुछ भी है, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदाराना लाइन ये बनाई है
कि सरायकी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो ये अपना केस लेकर अपनी जमात के पास जाएंगे और अपनी जमात को इस बात के लिए कायल करेंगे कि वो अपने पिछले मौक़िफ़ से रजू करे और 2 सूबों वाली बात को छोड़कर एक सूबे की बात करे, उसका नाम सरायकिस्तान हो, सरायकी सूबा हो, जो भी हो। लेकिन ये जनूबी पंजाब की इस्तिलाह जो है वो कभी फिर बदलने में फिर मजीद 50 साल और लगाए जाएंगे, हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन ये इस तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का एक घनौना तरीक़ाकार है कि लोगों को शनाख्त से महरूम करो। और यह शनाख्त से महरूम करने से वफाक को क्या हासिल होता है, फेडरेशन को क्या हासिल होता है? चलिए छोड़ें, फेडरेशन की बात भी छोड़ें, वफाक की बात भी छोड़ें, हुकूमतों की बात भी छोड़ें, रियासत को क्या हासिल होता है? रियासत कमजोर होती है। क्या स्टेट का नुक्ता नजर यह है कि रियासत को कमजोर कर दिया जाए? इस्टेब्लिशमेंट अमला ऐसे इक़दाम करती है जिससे वफाक और पाकिस्तान की रियासत कमजोर करती है। अब इस्टेब्लिशमेंट पैरालाइज्ड हो गई है, मध्य मुकाबिल आ गई है, और मध्य मुकाबिल है शुरू दिन से पाकिस्तान की ममलिकत के साथ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक एंटिटी है और पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की ममलिकत एक अलग एंटिटी है। और इस्टेब्लिशमेंट ने इस ममलिकत को, इस स्टेट को, इस रियासत को तकसीम किया है, 2 हिस्सों में बांट दिया है। रियासत तकसीम होने के लिए तैयार नहीं थी, फेडरेशन तकसीम होने के लिए तैयार नहीं थी। फेडरेशन का जो वो इकाई थी जो हमसे अलग हुई थी, वो ये कह रही थी पाकिस्तान बनाने वाले हम हैं, आप नहीं हैं, और आप हमें अलग नहीं कर सकते। जबरन इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की रियासत के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े को अलग करके रख दिया। अब क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि रियासत को फिर तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारा जाए? रियासत एक मुनसिफाना वफाक है उन इकाइयों का जिनका वजूद तारीखी तौर पर यहां मौजूद है। सरायकी तारीखी तौर पर यहां मौजूद हैं और माक़बले तारीख से यहां मौजूद हैं, एरियन दौर से यहां मौजूद हैं, बुद्ध दौर से यहां मौजूद हैं, इस्लामी दौर से यहां मौजूद हैं, क़यामा पाकिस्तान से पहले मौजूद हैं, क़यामा पाकिस्तान के बाद मौजूद हैं, आज तक मौजूद हैं। तो क्या सरायकी एक एंटिटी के तौर पर सरायकी सूबे की डिमांड करने के लिए काबिल नहीं है? आखिर करना पड़ता है। ये जो बाद में जाकर उन्हें फैसला किया था तेलंगाना का, तो बहुत बाद में जाकर बादस खराबी बसियार इंडिया ने बहुत बड़ी नुकसान उठाने के बाद और नफरतें उठाने के बाद उसका फैसला किया है। तो आप इतनी नफरतों की तरफ क्यों जाते हैं? आप स्टेट को मजबूत करें, रियासत को मजबूत करें, मुमलिकत को मजबूत करें। ये तारीखी इकाई है। वो जो काशगर के बाद से पाकिस्तान के जोग्राफिया जो है जहां शुरू होता है, वहीं से ही इस रियासत का तारीखी वजूद शुरू होता है। जो आपने नजरियाती बुनियाद बनाई हुई है, ये वैलिड नहीं है, नहीं रहती है कभी भी। जिसको आप ये कह रहे हैं बहुत बड़ी नजरियाती रियासत थी, सोवियत यूनियन टूट गई। तो बहुत बड़े मजहब की बुनियाद पर बनी हुई खिलाफत अब्बासिया नहीं रही, खिलाफत उमविया नहीं रही, तुर्कान उस्मान नहीं रहे। तो अगर आप इसको डंडे के जोर पर या इस्टेब्लिशमेंट मजहब को एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अगर इसको मजबूत करने की कोशिश करती है, तो उसके मफादात पूरे होंगे। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, उनके बच्चे बरतानिया और यूरोप में पढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान की रियासत मजबूत नहीं होगी, मुमलिकत मजबूत नहीं होगी, ये मुल्क मजबूत नहीं होगा। सर, अब जब से ये बिल लाया गया है उसके बाद से एक बहस छिड़ गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खत लिखे हैं, इस मामले में मुशावरत के लिए दावत दी है। लेकिन गुज़श्ता रोज मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब से बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर ये संजीदा है तो फिर बतौर चेयरमैन पार्टी वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से भी रब्ता करें और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी रब्ता करें। तो आपको क्या लगता है कि अब 4 साल तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ से हाथ तक नहीं मिलाया और वो किसी भी अपोजिशन जमात के साथ बैठना पसंद नहीं फरमाते, तो अब इस सूबे के मामले पर भी हमें मजीद सियासत होती नजर आएगी या फिर इमरान खान यहाँ पर कोई यूटर्न ले सकते हैं? एक तो मैं सियासत को बुरा अमल नहीं समझता हूँ। सियासत का होना, सियासत करना, सियासत की चालें चलना, ये कोई बुरा अमल नहीं होता है, इसको गुनाह नहीं समझता हूं मैं। और मैं समझता हूं कि सियासी अमल होना चाहिए, सियासी अमल के जरिए ही होना चाहिए। हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी के जहन में ये इंटेंशन मौजूद हो कि कल इमरान खान अगर किसी सबब से वजीर आज़म नहीं रहते हैं तो पहले से एक ग्राउंड बना कर रखें कि वो अगर मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं
और इस तरह का अमल पहले भी होता रहा है। अगर मुतबादल आते हैं, यानी ये शाहिद खाकान अब्बासी या राजा परवेज अशरफ के रूप में शाह महमूद कुरैशी आते हैं, तो पहले से एक ग्राउंड मजबूत होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और ये जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को और जनाब शहबाज शरीफ को इस पर पॉजिटिव जवाब देना चाहिए। हुकूमत को भागने का मौका नहीं देना चाहिए और उन तमाम पंजाब के 21 और खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला को मिलाकर 23 अजला के सरायकी सूबे के लिए अपना पूरे का पूरा जोर इस्तेमाल करना चाहिए और सरायकी तंजीमों को अपने इस मौक़िफ़ से नहीं हटना चाहिए कि हम 23 अजला से कम सरायकी सूबा मांगते हैं। सूबा हम वो क्या देना चाह रहे हैं, ये उनका अपनी सवाबदीद है, वो हमारी सवाबदीद नहीं है, वो हमारी मंशा नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है, हमारा डिमांड नहीं है, हमारा मुतालबा नहीं है। हम 50 साल से इस तहरीक के एक नजर रखने वाले, एक हम उसके पूरे सियासी अमल को देखने वाले, हम ये समझते हैं कि ये 23 अजला जो हैं, अब क्या हुआ था आपने देखा पिछली पंजाब असम्बली के बजट इजलास में मौलाना आजम तारिक के बेटे ये कह रहे थे कि जंग को डिवीजन बनाया जाए और उस डिवीजन को सरायकी मुल्तान के साथ शामिल किया जाए, हमें सरायकी सूबे का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड मौजूद है और तमाम उन्होंने अरकान असम्बली के नाम लिए थे। अगर डिमांड मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर बेस मौजूद है, जहां बेस मौजूद है वहां से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो अजला नीली बार के, गंजी बार के, सांदल बार के जो अजला हैं, ये अजला सरायकी तहरीक का, सरायकी तमद्दुन का, सरायकी तहजीब का, सरायकी कल्चर का हिस्सा हैं। इनको हमसे जुदा नहीं किया जा सकता। आपको आज कल परसों ये मुतालबा मानना पड़ेगा और वफाक के अंदर एक मुकम्मल इकाई के तौर पर सरायकी के वजूद को तस्लीम करना होगा। सर आखिरी सवाल, ये चूंकि एक बार फिर से बात चली है, अब इस पे मजीद टॉक शोज भी होंगे। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक नेशनल टीवी पे बैठ के भी बात की कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा है, जो हमसे हो सका पावर की निचली सतह तक मुंतकिली, सेक्रेटेरिएट बनाना, भावलपुर और मुल्तान में लोगों को तैनात करना, तो वो हम कर रहे हैं। अगर हमें अपोजिशन का साथ मिल जाए तो हम सूबे की तरफ भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जो ग्राउंड पे मौजूद हैं सरायकी तंजीमें इस पूरे सरायकी खिते में, अब ऐसे सूरत हाल में उनका किरदार कितना अहम हो सकता है कि वो उठें और एक रैलियों की शक्ल में लोगों को मुतहरिक करें ताकि इस आवाज को मजीद मजबूत किया जा सके। यकीनन हमारी तंजीमें इस तरह नहीं हैं जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में कौमी मुतालबात लेकर उठने वाली या बलूचिस्तान में कौमी मुतालबात या कौमी मुतालबात लेकर उठने वाली तंजीमें मौजूद हैं। लेकिन उन तंजीमों के तजर्बात भी हमारे सामने मौजूद हैं। उनकी तंजीमों ने जब वफाक से और वफाकी तंजीमों से और वफाकी पार्टियों से हट कर कोई चीज़ करने की कोशिश की है तो उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। यकीनन सरायकी तंजीमों ने माहौल बनाया है, ये सब कुछ किया हुआ और इस जो नतायज आ रहे हैं वो सरायकी तंजीमों की मुसलसल जिदोजहद से और मुसलसल उन्होंने आप देखते होंगे कि सरायकी बसेब के हर जिले में रोजाना कोई ना कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई ना कोई मुशायरा हो रहा है, कोई ना कोई जो है वो जलसा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज हो रही है जो सरायकी आइडेंटिफिकेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। ये सब चीजें मौजूद हैं। अब ये बड़ी पार्टियां आ रही हैं, या मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये अभाम दूर करना चाहिए। जब पंजाब का एक दारुल हुकूमत है और रहा है और वहां पर उनका सेक्रेटेरिएट भी वहां रहा है, आप सेक्रेटेरिएट यहां पर जब बना रहे हैं तो पंजाब का लाहौर में, अब मुल्तान में बना रहे हैं, तो मुल्तान के साथ साथ आप इसको डिवाइड कर रहे हैं कि जी वहां भावलपुर में भी बनेगा। एक आदमी जो मियांवाली से चलता है, जो खुशाब से चलता है, जो जंग से चलता है, यकीन वो मुल्तान भी आएगा और उसको भावलपुर भी आना चाहिए। लेकिन आप उसको भावलपुर का फैसला मजीद दूर कराना चाहते हैं। आप सारे का सारा वहां से 1 घंटे की ड्राइव पर है भावलपुर से मुल्तान, तो आप मुल्तान को ही मरकज करार देकर, सूबे का दारुल हुकूमत करार देकर वहां पर सेक्रेटेरिएट बनाए, वहां सारे इदारे बनाए। तो ये भी एक तरह की बददियानती और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सियासी पपट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं सियासी लोग, और सियासी लोग जो है बेचारे कठपुतलियां होते हैं, इनकी डोरें हिलाई जाती हैं और ये हिलना शुरू कर देते हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये तय करना है
क्या आपने इसी तरह से अपने वजूद को बरकरार रखते हुए अपने मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, वफाक को नुकसान पहुंचाना है, वफाक की इकाइयों को नुकसान पहुंचाना है, वफाक की वहदत को और वफाक की तमाम इकाइयों को मुतमैन करना है या उसको नुकसान पहुंचाना है, एस्टेब्लिशमेंट का काम है। और उसके सोचने का है कि उसने क्या सोच रहा है, और उसके पास अब खोने के लिए कोई चीज हो सकती है, पाने के लिए कोई चीज नहीं हो सकती है। अगर वफाक को या वफाक की किसी इकाई को आप अदम इत्मीनान का शिकार करते हैं तो खुदा ना खास्ता, हम नहीं चाहते हैं किसी भी सूरत में, हम ये चाहते हैं कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट ना हो, उसका वजूद ही ना हो, लेकिन हम रियासत का वजूद बरकरार रखना चाहते हैं, हम वफाक का वजूद बरकरार रखना चाहते हैं। वफाक के अंदर और चीजें आ सकती हैं सामने, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान के बलोच और पख्तून चाहें कि हम अलग एंटिटी के तौर पर आए, तो उनका हक है। अगर हजारा वाले चाहते हैं कि पख्तूनिस्तान से अलग हो जाए तो ये उनका हक है, और उनकी तारीखी इकाई मौजूद है। यहां पर मुतालबा होता है कि कराची को अलग करो। कराची कोई तारीख को जुग्राफिया अपने साथ नहीं लाया था, वो तो आए थे अपनी फैमिली के साथ, लुटे पिटे आए थे, और यहाँ के लोगों ने उनको दिल से अपने दिल से लगाया था और जगह दी थी। ये नहीं कहा था कि कल जो है आप हमारे जुग्राफिया को तकसीम करने की बात करेंगे, ये कहीं मुआहिदा नहीं हुआ था। और जो अगर मुस्लिम लीग के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं पाकिस्तान बनने से पहले के, तो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ नहीं सकते हैं, या अगर पढ़ेगी इस्टेब्लिशमेंट पढ़ेगी बेहोश हो जाएगी, सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट चौराहे पर पड़ी होगी, और उसको कोई संभालने वाला नहीं, जो कायदे आजम के और कायदे आजम के रुफका के और जो मुस्लिम लीग के इस मुल्क के अवाम के साथ, इस वफाक के साथ जो वादे किए गए थे, वहां तो ये है जो नुकात पेश किए गए थे वो मेरे सामने रखे हुए हैं। और पाकिस्तान के यकियाज बानियान पाकिस्तान चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने अपनी किताब पासपोर्ट टू पाकिस्तान में लिखा है कि हमने ये 46 में पास कर दिया था, और पाकिस्तान जहां पाकिस्तान बन रहा था वहां हमने ये भी गारंटी की थी कि अगर कोई सूबा वफाक से मुतमईन ना हो तो उसको अलग होने का हक होगा। इतना बड़ा राइट देने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को एक जूते के नीचे रखा जाए, तो ये नहीं हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट अपने रवैयों को रिवाइव करे और पाकिस्तान को एक पुरअमन वफाकी पार्लिमानी सिस्टम के तहत चलने दे, और ये चलने से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना सिर्फ यही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान के लोग इसी तरह रगेदे जाते रहेंगे। थैंक यू सो मच लगायर साहब, आपने टाइम दिया और इस हवाले से बहुत कुछ हमने हासिल किया आपके इल्म से, आपके तजर्बे से। इंशाल्लाह मजीद भी इस हवाले से जो अपडेट्स होती हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। आज की नशिस्त से इतना ही, मुझे और लगारी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।